हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम्स के जो है प्रैक्टिस सेट को। अगर हम देख रहे थे तो इसमें हम हिंदी का जो है आज ये पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि घटना चक्र के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है इस पेपर को होने में, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में चलिए देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का और शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और दोस्तों में अपने में शेयर करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ा का तत्सम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि घड़ा का तत्सम रूप बताना है, इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, घड़ा शब्द जो है वो क्या है, वो तद्भव रूप है। ठीक है, घड़ा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है होता है और इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, इसका तत्सम होता है घट, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घोटक जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है। अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है, यानी कि अंगोछा एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम बताना है, तो इसका तत्सम होता है अंग प्रोछा। क्या होता है, अंग प्रोछा, जो कि लिखा हुआ ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है या कब से हुआ। तो हिंदी भाषा का आरंभ की अगर हम बात करेंगे तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी से। ठीक है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा का जो है नए युग में प्रवेश होता है और इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम व्यवस्था जो थी वो अंतिम अवस्था जो थी वो अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पे सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 42 का आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए पार्ट, गुजरात राज्य में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, यहाँ का एक राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में जो है सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का जो है उदाहरण मिलता है, तो सबसे पहले माना जाता है कि गुजरात राज्य में ही देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल कहा जाता है, या इसका नाम जो है किसने दिया। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड है उसको बीजोपन काल नाम जो है दिया गया था और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है। तो ये नाम जो था ये दिया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कालखंड को जो है बीजोपन काल कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, इसके अलावा ग्रियर्सन एक थे, उन्होंने चारण काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था और राम कुमार वर्मा ने चारण काल तथा संधि काल का नाम दिया था। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कोई भी पूछा सकता है। दिए गए विकल्पों में से किल्मिस का समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। किल्मिस का समानार्थी, किल्मिस मतलब इसका समानार्थी होता है पाप। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, महान का विपरार्थक शब्द बताना है। महान शब्द है, इसका विपरार्थक यानी विलोम क्या हो जाएगा, तो महान का विलोम होता है, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, तुच्छ। ठीक है, महान का विलोम क्या होता है, तुच्छ होता है। सज्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन होता है। ठीक है, सज्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन होता है। वीर का विलोम क्या होता है, वीर का विलोम होता है कायर। वीर का विलोम क्या होता है, कायर होता है। ठीक है, वीर का विलोम क्या होता है, कायर होता है। और धीर का विलोम होता है अधीर। धीर का विलोम क्या होता है, अधीर। तो याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। विहंग शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें आंसर की तो यहाँ पे हो जाएगा विलास। विलास जो होता है वो विहंग शब्द का अर्थ नहीं होता। ठीक है, विहंग शब्द का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो विमान होता है, बादल होता है, पक्षी होता है, लेकिन विलास नहीं होता। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता हुआ सही विकल्प कौन सा है। कृतघ्न के बारे में बताना है। अब कृतघ्न का मतलब यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एहसान फरामोश। क्या होता है, एहसान फरामोश इसका सही अर्थ दर्शाता है। इसका अर्थ होता है किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाना अथवा ना मानने वाला, अर्थात कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य बताना है हमें अगले प्रश्न में।
इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ पे बताना कौन सा शुद्ध वाक्य रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। मोर के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ पे मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो दिया गया मोरों के पंख तो गलत हो जाएगा, मोरों के पंख नहीं होता। इसमें से शुद्ध वाक्य जो है वो बी पार्ट है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानना है, ठीक है। त्योहार का सही शब्द कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। त्योहार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सही रूप से वो बी पार्ट में लिखा हुआ, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन जो है शब्द है, किस प्रकार का शब्द है दिन। दिन जो होता है ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। इस वाक्य में दिन क्या है, शब्द पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ये इसका बहुवचन बन जाता है, ठीक है। चलिए, कवि का सही बहुवचन रूप बताना है। कवि का सही बहुवचन रूप जो होता है वो होता है कविगण। क्या होता है, कविगण होता है, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, कविगण आंसर हो जाएगा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भारत जो है संज्ञा का कौन से प्रकार में आता है। तो भारत शब्द में अगर देखेंगे तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार में आएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, देश अथवा व्यक्ति का बोध होता है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और भारत एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है। अब विशेष की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले विशेषण जानिए, तो विशेषण यहाँ पे श्रेष्ठ शब्द विशेषण है, ठीक है, और ये उपासक जो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पे उपासक क्या होगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो उपासक की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर क्या, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ शब्द विशेषण हो जाएगा और उपासक जो होगा वो विशेष से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सजातीय क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो वो हुआ है सी पार्ट में, वो अनेक बोलियां बोलता है, यह सजातीय क्रिया इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब सजातीय क्रिया क्या होती है, तो कुछ आकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु और उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। तो अनेक बोलियां बोलता है, तो बोलियां बोलता है, दो प्रकार की यहाँ पे सजातीय प्रकार क्रिया हो जाएगी, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है, ठीक है। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, ठीक है। करती है यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे अगर हम बताना है कि कौन से काल में ये प्रयोग किया गया, तो ये करता है, करती है आ जाएगा, तो सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य, ठीक है, वाच्य बताना है। वाच्य के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे तो वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन होता है, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, ठीक है, तीसरा होता है भाववाच्य। तो इस तरीके से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन अच्छे खासा बनता है। कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। दो शब्दों अथवा वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है। दो शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले सब अव्यय को जो है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, और ये समुच्चय बोधक है, एवं, ठीक है, ये भी समुच्चय बोधक क्या आता है, तथा, ये भी एक जोड़ता है, अतः, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग किसमें लगा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रयोग जो शब्द लिखा है इसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रा उपसर्ग जो है प्रयोग में प्रयोग किया गया है, बाकी सभी में उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है, और यहाँ पे बताना है कौन सा प्रत्यय गाड़ी वाला में लगा हुआ है।
तो गाड़ी वाला में प्रत्यय लगा हुआ है वाला, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इक्के वाला, जूते वाला, जाने वाला, दूध वाला, तो यह वाला प्रत्यय लगाकर जो है बनाया जाता है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो चंद्र प्लस उदय ये बनता है, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये चंद्र प्लस उदय बनकर चंद्रोदय हो जा रहा है, चंद्रोदय हो रहा है, तो ये आ जाता है आपका गुण स्वर संधि में। ठीक है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा इनमें से नहीं है? विवरण, लाघव, उपदेशक, निर्देशक। यहाँ पे अगर देखेंगे तो विवरण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार जो होता है चिन्ह, ये विवरण चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है, निर्देशक चिन्ह इस तरीके से होता है, डैश होता है। ठीक है, ये प्रकार, लेकिन उपदेशक जो है कोई प्रकार का चिन्ह नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चौथा, चना बाजे घना, यहाँ पे बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक डींग मारता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अब गद्यांश को पढ़ना है और 64 से 68 तक का आंसर देना है क्वेश्चन का। गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा बी पार्ट। ठीक है, श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति क्षीण कर दी है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 65 के अगर हम आंसर की बात गद्यांश को पढ़ेंगे तो निकल के आएगा डी आंसर, वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ठीक है, मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर निकल के आएगा इसका बी पार्ट, निकम्मे रहकर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद ये इसका आंसर हो जाएगा मजदूरों के हृदय से। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में क्या जिक्र किया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में जिक्र किया गया कवि और औलियों का, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से बताना है कौन सा श्रृंगार होता है। तो वहाँ पे जो है संयोग श्रृंगार होता है, क्योंकि वहाँ पे मिलन की स्थिति हो रही है, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होता है? तो देखिए, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार, तो ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में अगर हम देखेंगे तो देखिए ओज गुण जो होता है, ओज गुण, ठीक है, ओज गुण जो होता है वो क्या होता है? वीर रस में प्रधानता रहती है। ओज गुण क्या होता है? तो ये वह गुण होता है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाता, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो था यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यही है पृथ्वीराज रासो, और इसकी रचना की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको रचना किया था, लिखा था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, सुख दुख के भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर का साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्त किस रचनाकारी का है? मतलब ये जो पंक्ति, जो वाक्य जो कही गई है, ये किस रचनाकार ने कहा था? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कहा गया था महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने गीत की परिभाषा जो है इस प्रकार दिया था, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निर्मल वर्मा की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें जो है कव्वे और काला पानी के लिए जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 1985 का इन्हें प्रदान किया गया था, 1985 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया था। और ये कव्वे और काला पानी जो है क्या है? ये जो है कहानी संग्रह है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद की अगर हम बात करेंगे तो ये कोलकाता में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है,
तो ये था ओवरऑल हिंदी का क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हिंदी का। अगले दिन इसका अगला होगा, इसके बाद हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है एक वीडियो, पिछले 1 साल का जितना भी करंट अफेयर बना है उसके लगभग 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, उसका हम लेकर आएंगे, जो कि आपकी यूपीपी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।